हेलो बच्चों, स्काई फार्मा वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सैम 2 एचएपी यूनिट 1 नर्वस सिस्टम। वॉन्ट्स टू बी कवर इन दिस टॉपिक। इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, न्यूरोग्लिया सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द नर्व फाइबर की क्लासिफिकेशन और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, एक्शन पोटेंशियल, नर्व इम्पल्स, रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और साइनेप्स के बारे में, और आखिरी में न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में पढ़ेंगे। ये सब सारे टॉपिक इस यूनिट में कवर होंगे। द नर्वस सिस्टम इंट्रोडक्शन। द नर्वस सिस्टम इज द मेजर कंट्रोलिंग, रेगुलेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग सिस्टम इन द बॉडी। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का मेजर कंट्रोलिंग, रेगुलेटिंग सिस्टम होता है और कम्युनिकेटिंग सिस्टम होता है बॉडी के अंदर का। इट इज अ सेंटर ऑफ ऑल मेंटल एक्टिविटी इंक्लूड थ्रू लर्निंग एंड मेमोरी। ये एक सेंटर होता है सारी मेंटल एक्टिविटी का, जिसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं, जिसके अंदर इंक्लूड होता है थ्रू थॉट्स, लर्निंग और मेमोरी इंक्लूड होते हैं। द नर्वस सिस्टम इज वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग एंड मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस। जो नर्वस सिस्टम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है रेगुलेट करने में और मेंटेन करने में होम्योस्टेसिस को। द नर्वस सिस्टम इज क्लासिफाइड इन टू मेजर क्लासेस। जो नर्वस सिस्टम होता है वो दो मेजर क्लासेस में क्लासिफाइड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन प्रेजेंट इन द सेंट्रल क्रेनियल कैविटी एंड द स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट इन द वर्टिब्रल कैविटी कॉलम। इसके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर कंसिस्ट होता है ब्रेन, जो हमारा क्रेनियल कैविटी में प्रेजेंट होता है, और स्पाइनल कॉर्ड जो प्रेजेंट होता है वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट होता है। जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें 32 सेगमेंट होते हैं और द ब्रेन कंसिस्ट है ब्रेन स्टेम होता है, डाइंसिफेलम होता है, सेरेबेलम होता है और सेरेब्रम होता है। ब्रेन्स के मेनली तीन पार्ट होते हैं, फ्लोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइड ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कनेक्टेड द ब्रेन टू एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है एंटायर बॉडी से, और वो मदद करता है कनेक्शन में किसके साथ? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। क्रेनियल नर्व्स होती है इसके अंदर, स्पाइनल नर्व्स होती है और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है। न्यूरॉन्स रिसेप्टर और प्रोडक्शन, कंडक्शन, ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज एंड इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इसका काम होता है रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्शन करना मतलब एक्सेप्ट करना, और प्रोडक्शन करना, मैसेज का प्रोडक्शन करना, उसको कंडक्ट करना और ट्रांसमिट करना मैसेज को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर। द सेल बॉडी और द सोमा। सेल बॉडी क्या होता है? द सेल बॉडी इज द कोर सेक्शन ऑफ द न्यूरॉन। ये कोर सेक्शन होता है न्यूरॉन का। द सेल बॉडी कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, मेंटेन द न्यूरॉन स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है, एंड प्रोवाइड एनर्जी टू डेराइव एक्टिविटीज को ड्राइव करने के लिए एनर्जी को प्रोवाइड करता है। एक्सोन। एंड एक्सोन इज अ लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर। एक्सोन एक लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट जॉइन द सेल बॉडी एट अ स्पेशल जंक्शन कॉल्ड एक्सोन हिलोक। ये जो सेल बॉडी है उसको ज्वाइन करता है एक स्पेशलाइज जंक्शन से, जिसको कहते हैं एक्सोन हिलोक। मैनी एक्सोन आर इंसुलेटेड विद ए फैटी सब्सटेंस कॉल्ड माइलिन। ज़्यादातर न्यूरॉन्स होते हैं वो इंसुलेटेड होते हैं फैटी सब्सटेंसेस, जिसे माइलिन कहा जाता है। माइलिन हेल्प इन एक्सोन टू कंडक्ट एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। माइलिन हेल्प करते हैं एक्सोन को कंडक्ट करने में इलेक्ट्रिकल सिग्नल को। न्यूरॉन्स सम सोमा ये बॉडी पार्ट को यूज सोमा कहा जाता है। डेंड्राइट जो आपके साइड वाले पार्ट, एक्सोन टर्मिनल। डेंड्राइट्स डेंड्राइट्स आर फाइब्रस रूट दैट ब्रांच आउट फ्रॉम द सेल बॉडी। डेंड्राइट्स फाइब्रस रूट होती है जो ब्रांच आउट होती है सेल बॉडी से। लाइक एंटीने, डेंड्राइट रिसीव एंड प्रोड्यूस सिग्नल फ्रॉम द एक्सोन ऑफ अदर न्यूरॉन। एंटीने की तरह डेंड्राइट्स होते हैं वो रिसीव करते हैं सिग्नल को और प्रोसेस करते हैं सिग्नल को एक्सोन से और अदर न्यूरॉन पार्ट की तरफ। द न्यूरॉन्स कैन हैव मोर देन वन सेट ऑफ डेंड्राइट इज नोन एज द डेंड्राइटिक ट्री। जिस न्यूरॉन में एक से ज़्यादा न्यूरॉन्स ब्रांचेस में प्रेजेंट हो उसको कहा जाता है, उस नर्व सेल को उस पार्ट को कहा जाता है डेंड्राइटिक ट्री। न्यूरोग्लिया क्लोजली एसोसिएटेड विद द न्यूरॉन, मोर न्यूमरस बट स्मॉलर इन द साइज। ये क्लोजली एसोसिएटेड सेल होती है न्यूरॉन्स के साथ,
और ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं, बट स्मॉल साइज के होते हैं। दे आर सपोर्टर ऑफ द न्यूरॉन, न्यूरॉन्स के सपोर्टर मतलब सपोर्ट ऑफ द न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होते, मतलब सपोर्टर के रूप में प्रेजेंट होते हैं। एंड हैव अदर इंपॉर्टेंट एंड यूनिक फंक्शन, उनका अलग यूनिक और इम्पोर्टेंट काम होता है। ये सिग्नलिंग में तो हेल्प नहीं करते, पर सपोर्टर की तरह हेल्प करते हैं न्यूरॉन्स के। द न्यूरोग्लियर कंप्राइज ऑफ द 6 टाइप्स एंड डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो न्यूरोग्लिया होते हैं वो 6 तरीके के, 6 टाइप, उसके अंदर 6 सेल के टाइप होते हैं। डिपेंड करता है कि इनकी लोकेशन और स्ट्रक्चर के ऊपर और इनके फंक्शन के ऊपर। 4 टाइप इन दी सेंट्रल, 4 तरीके के सेल तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं, और 2 तरीके के सेल जो आपके वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ये आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है ना, इसके अंदर पाए जाते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होते हैं, सेटेलाइट सेल और श्वान सेल। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइक्रोग्लिया सेल, एपेंडेडाइमल सेल्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल और एस्ट्रोसाइट सेल, ये सब पाए जाते हैं। ये 4 इसमें, 2 उसमें, सेटेलाइट और श्वान सेल। नर्व फाइबर कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड अपॉन दी डिफरेंट क्राइटेरिया। जो नर्व फाइबर होते हैं वो डिफरेंट क्राइटेरिया के बेसिस पे क्लासिफाई होते हैं, हिस्टोलॉजिकल और फंक्शनली। हिस्टोलॉजिकली एज माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। हिस्टोलॉजिकली देखें तो क्या तो माइलिनेटेड सेल होंगे नर्व फाइबर, या फिर नॉन माइलिन, जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होगा वो माइलिनेटेड कहलाएंगे, जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट एब्सेंट होगा उसको वो नॉन माइलिनेटेड सेल कहलाएंगे, नर्व सेल कहलाएंगे। फंक्शनली एज एफेरेंट, सेंसर रिफेरेंट, मोटर। अगर वो सेंसर नर्व है तो वो आपके सिग्नल को पहुंचाएंगे, मोटर नर्व है तो वो सिग्नल को वापस लेके आएंगे। तो सेंसरी और मोटर के रूप में अलग अलग फंक्शनल के ऊपर 2 बेसिस होते हैं। बेस्ड ऑन द डायमीटर एंड कंडक्शन वेलोसिटी के ऊपर देखें तो गैसर एंड लार्जर क्लासिफिकेशन, इसको कहा जाता है गैसर एंड लार्जर क्लासिफिकेशन। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज फ्रॉम द टर्मिनल, अगर आपके जो नर्व सेल की टर्मिनल से जिस तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर निकल रहे हैं उस हिसाब से भी आपके डिवाइडेड होते हैं। उसको कहते हैं एंड्रोजेनिक, कोलिजेनिक एंड डाइपोमाजेनिक, डाइपोनर्जिक, एड्रेनर्जिक, कोलिनर्जिक। ये अलग अलग टाइप है जो अलग अलग आपके न्यूरोट्रांसमीटर है उसके बेसिस पे हैं ये। जिसके अंदर से एसिटोकोलिन निकलेगा वो कोलिनर्जिक, जिसके अंदर डोपामिन निकलेगा डोपिनर्जिक, जिसके अंदर एड्रेनलिन निकलेगा एड्रेनर्जिक। अनमाइलिनेटेड फाइबर ए, अनमाइलिनेटेड फाइबर जिसके ऊपर माइलिन एब्सेंट है। पार्शियली माइलिनेटेड जिसके ऊपर कहाँ कहीं कहीं प्रेजेंट है, कहीं कहीं एब्सेंट है। फुली माइलिनेटेड फाइबर से जिसके ऊपर कंप्लीटली माइलिन शीथ की कवरिंग प्रेजेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ द नर्व फाइबर, नर्व फाइबर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। व्हेन ए स्टिमुलस इज अप्लाइड द नर्व फाइबर डेमोन्स्ट्रेट ए चेंज इन द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी फ्रॉम इट्स रेस्ट स्टेज। तो जब भी कोई स्टिमुलाई अप्लाई की जाती है नर्व फाइबर के ऊपर तो वो डेमोन्स्ट्रेट करता है चेंज को, और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी फ्रॉम द रेस्टिंग स्टेज। तो वो इसके कारण वो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को जनरेट कर देता है रेस्टिंग स्टेज से, वो इलेक्ट्रिकल स्टेज में कॉज हो जाता है। मतलब नर्व फाइबर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लग जाती है। कंडक्टिविटी, इट इज द एबिलिटी ऑफ नर्व फाइबर टू ट्रांसमिट इम्पल्स अलोंग विद द लॉन्ग whole length of the axon without any change in the amplitude of the action potential। ये एक काबिलियत होती है सेल की कंडक्टिविटी जिसके अंदर वो नर्व इम्पल्स को ट्रैवल कराता है पूरी लेंथ में एक्सोन की में, और इस पूरी ट्रैवलिंग के दौरान एक्शन पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होता, उसके एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं होता। ये नर्व की काबिलियत होती है। रिफ्रैक्टरी पीरियड, रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है, इट इज़ अ ड्यूरेशन आफ्टर एन इफेक्टिव स्टिमुलस व्हेन ए सेकेंड स्टिमुलस इज अप्लाइड। ये एक स्टिमुलस से दूसरे स्टिमुलस के बीच का जो गैप होता है उसको रिफ्रैक्टिव पीरियड कहा जाता है। देयर विल नो रिस्पॉन्स फॉर द सेकेंड स्टिमुलाई, उस सेकेंड स्टिमुलाई के लिए कोई भी रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट स्टिमुलाई में रिस्पॉन्स जनरेट हो चुका है। एक्साइटेबिलिटी और पोटेंशियल चेंज, चार्ज और एक्साइटेबिलिटी, ये 2 बेसिस के ऊपर, स्पाइक पोटेंशियल और रिफ्रैक्टिव पीरियड, इसके अंदर आपका कोई वर्किंग नहीं होगा। उस स्पाइक पोटेंशियल दिखा रहा है लोकल रिस्पॉन्स, पीरियोडिक लेटेंट एडिशन, सुपर नॉर्मल पीरियड और सब नॉर्मल पीरियड। यहाँ पे आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन, आफ्टर डीपोलराइजेशन, ये पीरियड दिखा रहा है ग्राफ के अंदर। ऑल और नन लॉ, और नन लॉ क्या होता है, व्हेन द टिश्यू स्टिमुलेट विद द थ्रेशोल्ड और मोर देन द थ्रेशोल्ड स्ट्रेंथ, जब टिश्यू स्टिमुलेट करता है थ्रेशोल्ड और उस थ्रेशोल्ड स्ट्रेंथ से ज़्यादा की पावर को, एम्पलीट्यूड को,
of response will remaining the same, but for the stimuli less than the threshold strength there will no any response। अगर थ्रेशोल्ड स्ट्रेंथ से कम का स्टिमुलस है, यानी कि एक लिमिटेड स्ट्रेंथ है, अगर उससे कम का स्टिमुलस है तो ना फाइबर रिस्पॉन्स नहीं करेगा। अगर आपका एक स्टिमुलस से मतलब जो स्टिमुलस या फिर एम्पलीट्यूड है उससे कम का आपका एम्पलीट्यूड है, आपके जो स्टिमुलाई का अगर उससे कम का थ्रेशोल्ड से कम का एम्पलीट्यूड है तो वो नव फाइबर उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेगा। एक्शन पोटेंशियल वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपको हमारे नोट्स चाहिए तो वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन है उसमें मिल जाएंगे, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो फर्दर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए।